वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे NIS 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2023 अक्टूबर के मंथ में आया था। उसकी जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है वो मैंने कंप्लीट करके चैनल पे डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगी और वो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, अभी हम ने क्या किया था, कल 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। स्टूडेंट्स, ये देखिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर जो 11 थे उसको कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है 12वां, भारत पर अंग्रेजी शासन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। या फिर दूसरा है 13 क्वेश्चन, सामाजिक धार्मिक सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये हमारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। और साथ ही इसमें देखेंगे जैव विविधता को बनाए रखने में वनस्पतियों के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है ये अक्टूबर के मंथ में आया था। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके सामने दिख ही रहा है 213 जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ये आपका सोशल साइंस का पेपर है। अभी मैं इसको जो है एक ही क्वेश्चन आपको जो है उसकी व्याख्या कराना शुरू करती हूँ। स्टूडेंट्स, इस पूरे पेपर में अलग से ही व्याख्या करानी पड़ेगी। मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको उसमें से पढ़ाऊंगी और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करके जाओगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत पर अंग्रेजी शासन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो जब भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया तो उस पर क्या प्रभाव पड़े वो हम देखेंगे। आर्थिक प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ा? भारत औद्योगिक इंग्लैंड के लिए एक आर्थिक उपनिवेश बन गया। ठीक है, कि भारत से जो है इंग्लैंड क्या करता था, अपने कारखाने स्थापित करता और वहां से भारत से इन्होंने क्या किया, एक औद्योगिक जो है वो बना लिया और यहाँ से सामान ले जाके और अपने इंग्लैंड में उसका यूज करने लग गए। नंबर 2 देखेंगे, भारतीय शिल्प के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजार खत्म कर दिए। ठीक है, नुकसान क्या हुआ, क्या मतलब प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रभाव जो है भारत पे उस पर क्या पड़ा, एक तो ये है कि भारत को उपनिवेश बना दिया और दूसरा जो है उसने क्या किया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, घरेलू जैसे जो अपने स्वयं का जो लोग काम करते थे और जो बाहर के देशों से जो उनका थोड़ा बहुत जो ज़्यादा वो व्यापारी होते थे, तो दोनों बाजारों को उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो अपने बाजार को ही, अपने आप को ही श्रेष्ठ रखते थे। तो ये तो आर्थिक प्रभाव पड़ा। और आर्थिक से कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आर्थिक से ही रखना आप कि व्यापार से, कामकाज से, वो सिर्फ आर्थिक के अंदर ही आएगा। इसका नंबर 2 देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये तो आर्थिक प्रभाव था, और भी जो है प्रभाव पड़े थे। अब यहाँ पे ऊपर देखिए आप, तीसरा है उसी का आर्थिक प्रभाव का, किसानों पर भू राजस्व लगा दिए गए। ठीक है, तो किसानों पर क्या किया, भू का अर्थ होता है भूमि और राजस्व का अर्थ होता है उसके ऊपर क्या लगा दिए, कर लगा दिए गए। ठीक है, तो आर्थिक प्रभाव तो पड़ा ही ना, उनके व्यापार पे प्रभाव पड़ा। जो किसान राजाओं के वहां रहते थे तो उनपे इतना ज्यादा कर नहीं लगता था, लेकिन इंग्लैंड से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ज्यादा कर लगा दिए। आगे देखते हैं नंबर 2, समाज और सांस्कृतिक पर ब्रिटिश प्रभाव। अब समाज पर और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है इसका महिला सुधार आंदोलन। उन्होंने महिला सुधार आंदोलन, क्योंकि देखो कुछ अगर बुराइयां लेके आए तो कुछ अच्छाई भी लेके आए थे, तो उन्होंने महिला सुधार आंदोलन चलाया जिसके अंदर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया 1829 में। आपको पता है ये सती प्रथा क्या होती है, जिसमें जिस लड़की के जो पति है उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके साथ ही जो लड़की होती है उसको जो है पति के साथ चिता पे बिठा दिया जाता था, जिंदा उसको जलाया जाता था। तो इस प्रथा पे रोक लगा दी गई। ठीक है, आगे देखेंगे 1856 में विधवा पुनर्विवाह पारित। और उन्होंने क्या किया 1856 में कि जितने भी जो भी मतलब विधवा हो जाती थी कम एज में, तो उन्होंने कानून बनाया कि अगर कोई अपनी इच्छा से चाहे तो पुनर्विवाह कर सकती है। पुनर्का अर्थ होता है दोबारा से विवाह करना। ठीक है, अब तीसरा क्या चेंज आया था 1872 में, अंतर जाति व अंतर सांप्रदायिक विवाह की सहमति।
जातियों का बड़ा भेदभाव होता था कि ये जाति निम्न जाति है, ये जाति उच्च जाति है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसकी जो इच्छा है उस जाति में शादी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1929 में शारदा अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, रोक लगाई। क्या करते थे इसके अंदर कि जो बच्चे होते थे उनकी शादियां कर दी जाती थी। ठीक है, बाल विवाह उसी को कहा जाता है जो बच्चों की बचपन में यानी 18 साल से पहले जिसकी शादियां कर दी जाती हैं। तो कहते हैं शारदा अधिनियम के तहत उस पे भी रोक लगा दी गई। जाति व अस्पृश्यता पर रोक। जाति यानी जो आपको पता ही है उच्च जाति, निम्न जाति, और अस्पृश्यता, स्पर्श, देखो स्पर्श का अर्थ होता है छूना और अ का अर्थ होता है नहीं, मतलब किसी को छूना नहीं। कोई निम्न जाति का अगर उसको छू लिया तो वो जो उच्च जाति का था वो जो है उसके ऊपर आरोप लगाता था। तो ऐसे नियम जो है उन्हें रोक लगा दी। तो आपको समझ आ गया कि ये जो सारे इसमें बताए गए हैं कि समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश का प्रभाव, देखो आर्थिक प्रभाव पड़ा, नुकसान हुआ, लेकिन समाज और संस्कृति पर काफी अच्छा प्रभाव भी इनका रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। सामाजिक आर्थिक सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी में से। ये जो चैप्टर है ना, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था जो है दूसरे उसका कि भाई जो इस चैप्टर में दिया गया है, और अब की बार आ गया राजा राम मोहन राय का। तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में ही पूछा जाता है, तो वो भी आप अच्छे से कर लोगे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो ये समाज था, कौन सा समाज, ब्रह्म समाज, की इसकी स्थापना कब हुई थी, 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। सती प्रथा को चुनौती दी, उसे समाप्त करने में अपना योगदान दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया सती प्रथा क्या है, जिसमें लड़कियों को जिंदा जो है चिता में बिठा दिया जाता था उनकी पति की मृत्यु के बाद। तो उस प्रथा को भी समाप्त करने में योगदान दिया। ठीक है, क्योंकि देखो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने बहुत कार्य किए थे समाज को सुधारने के लिए। तो उन्होंने ये नहीं था केवल समाज के लिए, आदमियों के लिए ही किए, उन्होंने लड़कियों के लिए भी बहुत काम किए थे। आगे देखेंगे बाल विवाह पर रोक। उन्होंने बाल विवाह पर भी रोक लगाई। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और कहा कि जो लड़की अपनी इच्छा से शादी करना चाहती है तो वो दोबारा शादी कर सकती है उसके पति के जाने के बाद। तो उसकी उन्होंने वकालत की। ठीक है, कि उसका फेवर उन्होंने किया। 5वां देखेंगे मूर्ति पूजा की आलोचना की। अब इसमें देखो ये क्या था, मूर्ति पूजा, वो कहते थे, आलोचना का मतलब होता है वो नहीं मानते थे किसको, पूजा पाठ को, कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला और कलकत्ता में एक उन्होंने अंग्रेजी स्कूल को भी खोला। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, वेदांत कॉलेज 1825 में खोला। फिर उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज को खोला। हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग दिया और हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी सहयोग दिया। तो आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं अगर राजा राम मोहन के ऊपर आते हैं तो आप ये सारी चीजें उसमें लिख के आ सकते हो। केवल 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था, मैंने इसमें आपको 8 पॉइंट करा दिए हैं। अगर आप 5 पॉइंट भी लिख के आई तो आपके 4 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट याद करके जाना होगा, क्योंकि जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जैव विविधता को बनाए रखने में वनस्पतियों के योगदान का वर्णन। ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता होती क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं, उसको बनाए रखने में वनस्पतियों का क्या योगदान है। ठीक है, तो धरती के ऊपर जो जो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, एक चीज का उत्पन्न होना, खत्म हो जाना, फिर उत्पन्न होना, ठीक है, तो ये सारी जैव विविधताएं होती हैं। तो इसमें जो वनस्पति है तो उसका क्या रोल है, मैं आपको ये क्वेश्चन जब समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे, ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है
और स्टूडेंट्स ये आपका अप्रैल के मंथ में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप बहुत अच्छे से याद करके जाओगे। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। ठीक है, अगर जैव विविधता नहीं है तो जीवन जो है पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाएगा। कैसे? पौधों को समान जलवायु की दशाओं वाले क्षेत्रों में अलग अलग समुदाय या समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसने एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन में कि जो पौधे होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जलवायु के पाए जाते हैं। ठीक है, कई पौधे ऐसे होते हैं कि जो ठंड के होते हैं, तो वो जैसे आप मान लो जो एप्पल होता है, ठीक है, वो तो वृक्ष है, तो जहाँ ठंड होगी तो वो वहीं तो होगा, है ना। तो जहाँ जो चीज़ ठंडी होती है वो वहीं पे होता है, और जहाँ गर्मी होती है वो गर्मी में होगा। तो कुछ वनस्पति ऐसी होती हैं जो अलग क्षेत्रों में और अपनी जलवायु के अनुसार पाई जाती हैं। किसी भी क्षेत्र में वनस्पति की प्रकृति जानवरों के जीवन को निर्धारित करती है। ठीक है, कि जानवर जो होते हैं तो वो जो है किसमें, वनस्पतियों के बीच रहते हैं। जब एक जगह की वनस्पति में बदलाव लाया जाता है तो यह जानवर के जीवन में बदलाव करती है। ठीक है, तो ये जानवरों के जीवन में भी बदलाव करती है, साथ ही यह मानव के जीवन को भी प्रभावित करती है। ठीक है, पेड़ काटने और जानवरों के मारने के कारण मनुष्य पारिस्थितिक असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इन पारिस्थितिक तंत्र में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अत्यंत मूल्यवान है। भोजन, पानी, फाइबर, ईंधन आदि उपलब्ध कराना। नंबर 2, जलवायु और रोग के कारण सर्दियाँ, खांसी और मानसून में पेट के संक्रमण में पीड़ित होना। ठीक है, तो ये अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन है क्या और क्या बता रहा है। इसमें स्टूडेंट्स अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इसमें ये कह रहा है कि जो हमारे वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार जो है वो लाभदायक हैं। ठीक है, लाभदायक क्यों है कि वो जैव विविधता को बनाए रखते हैं, जो हमारा संतुलन है उसको कैसे बनाए रखते हैं। ठीक है, आप खुद देखो, अगर हमारे जीवन में पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, क्या होगा कि एक तो जब बारिश आएगी डायरेक्ट तो वो जो है पानी टिकेगा ही नहीं, उसको बह के ले जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना। और हम लोगों को जो पानी चाहिए, भोजन चाहिए, फाइबर चाहिए, ईंधन चाहिए, वो हम कहाँ से लेंगे। तो जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, केवल जानवरों का नहीं, मानव का भी। तो जैव विविधता यही तो होगी, विविध मतलब अलग तरीके से। तो कैसे, मनुष्य जो है जी ही नहीं पाएगा, मनुष्य क्या, कोई भी जीव जो है वनस्पति के बिना जी नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर ये चीजें खत्म हो गई तो जलवायु और रोग के कारण भी बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से कारण, सर्दियों में सर्दी आ जाएगी, खांसी होना, और मानसून में पेट दर्द आदि की बीमारियां भी उत्पन्न होने लग जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है चैनल को तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाए जाने के कारण बताइए। ठीक है, भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें क्यों उगाई जाती हैं उसका कारण हमें बताना है। देखेंगे पहला कारण नंबर 1, तापमान। प्रत्येक फसल का अपना तापमान होता है, जैसे गेहूं 21 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन है ये यही वाला कि जो भारत है, भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें क्यों उगाई जाती हैं का कारण बताना है। ठीक है, तो यही कारण बताना है। सबसे पहले तापमान, तापमान का मतलब होता है जैसे कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बारिश है ना। तो कई जगह पर अलग अलग होता है और कई जगह पे तीनों जो हमारे ये मौसम होते हैं वो आते जाते ही रहते हैं। एक बार सर्दी आ गई, एक बार गर्मी आ गई, एक बार मौसम जो है बरसात आ गई। तो जो जैसे सीजन का जो भी हमारा फसल होती है वो उसी सीजन में बोई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता है यही वाली, पहले तो तापमान इसका प्रमुख कारण होगा। प्रत्येक फसल का अपना तापमान होता है। जैसे अगर आप गेहूं बो रहे हो, गेहूं अगर आप उगा रहे हो तो वहाँ पे 21 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। इतनी वहाँ पे जो है ठंड होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो गेहूं है वो ठंड में पैदा होने वाली फसल है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे वर्षा।
वर्षा अगर चावल का उत्पादन चाहिए, अगर आपको चावल चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा उपयुक्त है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ पे चावल अच्छा हो तो देखो चावल भी वही होता है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, क्योंकि चावल जो है वो कैसी खेती है, वो पानी की खेती है। पानी में सबसे ज़्यादा जो है वो चावल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद हमारा हो जाएगा थर्ड वाला। थर्ड में क्या कहा गया है, मृदा। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। मृदा में देखेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम मिट्टी की उर्वरक शक्ति का होना, साथ ही उस फसल के अनुकूल होना जिस फसल को उगाया जा रहा है। तो एक कारण ये भी होगा कि जिस फसल को उगाया जा रहा है वो फसल जो है उर्वरक, मतलब वो मिट्टी जो है उर्वरक होनी चाहिए। ठीक है, और उस फसल के अनुसार भी होनी चाहिए। आपको पता है कि जो नदियों के जो किनारे होते हैं, जो जिसके आसपास की जो जमीन होती है और नदियों का मीठा पानी होता है, तो वहाँ की जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो एक कारण इसका ये हो गया। फोर्थ की बात करें हम, श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत। ठीक है, खेती पर आश्रित होता है कि कितने श्रम की आवश्यकता है, एक ये कारण भी हो गया। कई जगह ऐसे होता है, मान लो अगर जैसे पहाड़ों पे है, पहाड़ों पे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ पे पत्थर ज़्यादा होते हैं, मेहनत ज़्यादा होती है। एक प्लेन जगह पे जो है कम की आवश्यकता होती है, जितनी मतलब एक पथरीली जगह पे उसको तोड़ के एक जैसा करना मेहनत ज़्यादा होती है। और एक ऐसी जगह जहाँ सब प्लेन है और समतल ज़मीन है, तो वहाँ पे श्रम कम चाहिए, यानी मेहनत कम चाहिए। तो एक कारण ये रहेगा। पांचवा हम करेंगे वितरण। भारत में गेहूं उत्पादन 66% से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में होता है। ठीक है, वितरण के आधार पे देखें तो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें क्यों उगाई जाती हैं। एक तापमान की वजह से, एक वर्षा, मृदा, श्रम और वितरण की वजह से। 4 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये कंप्लीट हो गया आपका। तो आज हमने अपने 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।